नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। आजकल शिक्षण प्रदान करने का और शिक्षा ग्रहण करने का तरीका रातों रात बदल चुका है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। अभी इसी वक्त अपग्रेड कीजिए, एग्जाम नगर के साथ जुड़िए और अपने साथियों को अवश्य जोड़िए। एग्जाम नगर के साथ आपका डिजिटल साथी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आप मेरे साथ जुड़े हैं एग्जाम नगर के यूट्यूब चैनल पर। आपसे हमने कोशिका और कोशिका विभाजन के संदर्भ में हमने पूरी बातें कर ली थी। उसके बाद आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा होगा शरीर के अंग तंत्र के संदर्भ में। आज हम अंग तंत्र को पढ़ेंगे, पूरे अंग तंत्र को समझेंगे, किस तरीके से काम करता है और ये वास्तव में क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशंस है और क्या इससे परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हम अंग तंत्र को देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको सबसे पहले जब बताया था तो समझाया, जब कोशिका में तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो अंग तंत्र होता है जिसे कहते हैं सिस्टम्स कहते हैं। देखिए कि ये जो अंग तंत्र है, आपके शरीर के जो अंग तंत्र होते हैं, इन अंग तंत्रों को ढंग से समझना है। इन अंग तंत्रों में क्या होता है, कैसे ये आपकी बॉडी में काम करते हैं। तो मैंने आपको जब कोशिका पढ़ाई तो बिल्कुल डिटेल से समझाया था कि आपके शरीर में आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से ही अंगों का निर्माण होता है। और ये जो अंग होते हैं, इन अंगों से ही अंग तंत्र बनता है। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों, एक बात तो स्पष्ट है। वो बात यह है कि आपके शरीर में जो अंग है, उन अंगों का समूह ही क्या कहला सकता है? अंग तंत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंग तंत्र। इसका मतलब मैं यहां बोलूं कि आपके शरीर में अंगों का समूह, जो अंग है, उन अंगों का समूह ही क्या कहलाएगा? अंग तंत्र कहलाएगा। लेकिन एक बात बहुत कॉमन है यहाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या शरीर के सभी अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, को हम एक ही प्रकार के अंग तंत्र में कह सकते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे शरीर में जो है बहुत सारे अंग हैं, और इन अंगों का जो समूह है, क्या उस समूह को ही हम जो है अंग तंत्र कह सकते हैं? तो यहाँ एक बहुत ही विचारणीय तथ्य है कि अंगों का समूह वास्तव में अंग तंत्र कहलाता है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात में बिल्कुल भी कोई भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन अंगों में भी जो अंग लगभग एक जैसा कार्य करते हैं, याद रखना बहुत जरूरी है कि जो अंग लगभग एक जैसा कार्य करते हैं, उन अंगों के समूह को ही अगर अंग तंत्र कहा जाए तो ही इसकी है सार्थक परिभाषा होगी। क्यों? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि भाई हमारा मुख है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात कर लूं कि ग्रसनी है, मैं आपसे बात कर लूं कि साहब ग्रास नली है, मैं आपसे बात करूं कि साहब अमाशय है, मैं आपको बोलूं कि साहब आपका अग्नाशय है, मैं आपको बोलूं कि साहब आपकी तंत्रिका कोशिका है, तो मैं आपको बोलूं कि साहब आपका कंकाल तंत्र है, आपके गुर्दे हैं। तो क्या इन सभी अंगों के समूह को अगर हम वास्तविकता में अंग तंत्र बोलेंगे तो ये बात सार्थक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस बात को समझिए। क्योंकि देखिए, मुख जो है पाचन के कार्य करने में, पाचन का जो कार्य होता है उसके अंदर इसका कार्य है। भले ही चाहे थोड़ा ही कार्य करे, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? यहीं से होती है। ग्रसनी है, पाचन तंत्र में इसका योगदान है। ग्रास नली का भी है, अमाशय का भी है, अग्नाशय का भी है। लेकिन क्या तंत्रिका जो कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका का पाचन से संबंधित कोई भी कार्य है? तो आपकी तंत्रिका कोशिका का पाचन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि यह तो सूचना देने का काम करती है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो इंफॉर्मेशन है उनका ट्रांजिशन करने का काम करती है। तो क्या इसी काम में इस काम को इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
कंकाल तंत्र बॉडी को सहायता प्रदान करता है, क्या इसको इसी काम में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इसका और इसका दोनों का कार्य समान है? नहीं है। क्या गुर्दे का कार्य, क्योंकि यह तो अपने शरीर के अंदर उत्सर्जन का कार्य करता है, तो क्या गुर्दे का और इनका एक जैसा कार्य है? नहीं है, तो इसको भी शामिल नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि मानव शरीर के वे अंग जो एक जैसा कार्य करते हैं, एक जैसा कार्य करते हैं, लगभग एक जैसा कार्य करते हैं, भले ही इनकी संरचना एक जैसी नहीं हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें यह आवश्यक नहीं है कि उन शरीर के अंगों की एक जैसी संरचना हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि वो सारे के सारे एक जैसा कार्य करते हो, तो हम उनके समूह को अंग तंत्र कहेंगे, तभी इसकी वास्तव में सार्थक परिभाषा होगी। ठीक है, इसके जुगाड़ से देखेंगे तो अंग प्लस तंत्र, सीधी सी बात है भैया कि अंग प्लस तंत्र, तो सीधी सी बात है कि अंगों का तंत्र ही क्या कहलाता है? अंग तंत्र कहलाता है। तो हम आसानी से यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अंगों का समूह ही अंग तंत्र कहलाता है, लेकिन उसकी सार्थक डेफिनेशन तब निहित होगी जब हम बोले कि उन अंगों का समूह जो एक जैसा कार्य करते हैं, उनके समूह को क्या कहा जा सकता है? अंग तंत्र कहा जा सकता है। इसीलिए इसी कारण अंग तंत्र को विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया। विभिन्न अंग तंत्र जो है वो शरीर में अलग अलग जो है उनका एक सूचीकरण किया गया, उनको सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, तो आपके जो अंग तंत्र होते हैं, इन अंग तंत्रों का जो समूह होता है प्यारे विद्यार्थियों, यही शरीर कहलाता है। तो आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अंग तंत्रों का समूह ही आपका शरीर कहलाता है। आइए हम यहां से बात करते हैं, अंग तंत्र के संदर्भ में बात करते हैं। अंग तंत्र क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, तो आप समझिए मेरी बात को कि आपका जो अंग तंत्र है, जो मैंने अंग तंत्र यहाँ आपको बताया है, ये अंग तंत्र में जिस प्रकार से अंगों का मैंने अलग अलग वर्गीकरण करके आपको समझाया, उसी के आधार पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ लिखूं अंग तंत्र, अंग तंत्र, तो देखिए अंग तंत्र सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर के तंत्र। तो देखिए इसको समझते हैं। तो आपके जो अंग तंत्र हैं इसको डिवाइड किया गया, विभिन्न पार्ट्स में बनाए गए इनको। देखिए जैसे सबसे पहले वे जो पाचन का कार्य करते हैं उन्हें हम बोलेंगे मानव पाचन तंत्र। जो श्वसन का कार्य करते हैं उनके समूह को हम बोलेंगे मानव श्वसन तंत्र। जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं उन्हें हम बोलेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। जो परिसंचरण का कार्य करते हैं उन्हें हम बोलेंगे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे? जनन तंत्र। जहां उत्सर्जन का कार्य होता है, ये उत्सर्जन हमने पहले बता दिया। इसके बाद आपका जहां सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। इसके बाद आपका होता है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, वो है आपका कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। तो देखिए समझिए कि आपके शरीर में जो अंग तंत्र होते हैं, इन अंग तंत्रों को जो अंग एक जैसा कार्य करते थे उन्हें अलग तरीके से सूचीबद्ध किया गया, और सूचीबद्ध करके उन्हें इस तरीके से जो है अलग अलग तंत्रों के अंदर उनको बांट दिया गया। तो यहाँ सबसे पहला है मानव पाचन तंत्र, दूसरा मैंने यहाँ लिखा है श्वसन तंत्र, तीसरा मैंने यहाँ लिखा है मानव उत्सर्जन तंत्र, चौथा मैंने यहाँ लिखा है रक्त परिसंचरण तंत्र, पांचवा मैंने लिखा है जनन तंत्र, छठा मैंने लिखा है तंत्रिका तंत्र, सातवां मैंने लिखा है अंतःस्रावी तंत्र, और नेक्स्ट और लास्ट जो है मैंने लिखा है मानव कंकाल तंत्र। हम आपको यहां से समझाना प्रारंभ करेंगे, मानव पाचन तंत्र से लेकर के इसको समझना प्रारंभ करेंगे और कंकाल तंत्र तक हम समाप्त करेंगे। इसकी जो है प्रत्येक सिस्टम्स की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसकी प्रत्येक बात बताने की हम आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि सिस्टम्स जो है, सिस्टम्स अगर आपने सिस्टम्स पढ़ लिया तो कंपटीशन एग्जाम में आपकी बायोलॉजी से आने वाले जो प्रश्न होते हैं उसका 75% पार्ट्स आपका बिल्कुल कवर हो जाता है। ध्यान रहे, बायोलॉजी में आने वाले 75% प्रश्न मानव शरीर के सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको समझना है, यहां से बताऊंगा, एक एक को बताऊं। इसमें एक खास बात और है प्यारे विद्यार्थियों, वो ये है कि जिस दिन आपने इसको छोड़ करके और इसको पढ़ लिया,
या फिर आपने इसको छोड़ के डायरेक्ट इसको पढ़ लिया, यानी मेरी क्लास यहां से चलेगी, यहां से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। यानी आप मेरे वीडियो को अगर कर्मानुसार नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो जो बात है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये सारे के सारे सिस्टम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ इनका जुड़ाव है। तो जुड़ाव है तो उसके हिसाब से मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। तो आपको मैं बताऊंगा प्रत्येक चैप्टर में, मैं बोलूंगा कि भैया ये बात मैंने वहां बताई थी। अब अगर आप कर्मानुसार नहीं देख करके आए होंगे तो आपको वो कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप वीडियो को बीच में रोकेंगे, फिर आप पीछे वाले को चलाएंगे, फिर उसको वापस चलाएंगे। इससे अच्छा एक ही इसका उपाय है कि यहां से मैं जहां से आप मेरे वीडियो को कर्मानुसार देख लीजिए बस, उसके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप आसानी से इनके नोट्स बनवाइए। किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, एग्जाम नगर, EXAMNAGARR, याद रखें एग्जाम नगर के लास्ट में एक और आर हमने लगाए हुए हैं। तो आपको एग्जाम नगर के काफी जो है हमारे फेक चैनल इसके साथ बन गए, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि लास्ट में डबल आर लगा हुआ चैनल अपना ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उसके साथ आप जुड़ेंगे तो नीचे उसमें डिस्कस का ऑप्शन है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप मेरे साथ डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो जाएंगे और आप मेरे से वहां आसानी से सवाल पूछें, आपके सवाल का जवाब मैं 100% दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जब भी इस वीडियो को देखें, जहां भी डाउट आए, जो भी समस्या आए, उसके नीचे लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके सवाल को मैं सबसे पहले रखूंगा, या मैं किसी भी तरीके से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा। भले चाहे वीडियो आपको पसंद आए चाहे वीडियो नहीं पसंद आए, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सबसे पहले आपको ये जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करूंगा। मानव पाचन तंत्र हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, इनके बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, सबके बारे में समझाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा, आपको बिल्कुल चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मानव पाचन तंत्र। तो आपका जो अंग तंत्र है, इस अंग तंत्र में हमारा सबसे पहला है मानव पाचन तंत्र। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको समझते हैं आज सबसे पहले। तो मैं यहां लिख देता हूं मानव पाचन तंत्र। देखिए भैया इसको समझिए। अब मानव पाचन तंत्र में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली बात, इसके शब्द का ऑपरेशन कीजिए। हम तंत्र शब्द, नेटवर्क, जाल, इसको हम समझ चुके। इसके बाद ये कहता है मानव, यानी यहाँ किसका जिक्र हो रहा है? मानव का। दूसरा वो बोलता है कि साहब पाचन, तो इसका मतलब यहाँ किसका काम होगा? डाइजेस्ट होने का, पाचन होने का काम होगा। तीसरा वो बोलता है कि साहब तंत्र, यानी कि आपके मानव शरीर में अंगों का कोई समूह है जो किसका कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है। बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका जुगाड़ देखिए, अपने आप ही बोल रहा, चिल्ला चिल्ला के समझा रहा है आपको कि आपके मानव शरीर, किसका जिक्र हो रहा है भैया? आपके मानव शरीर में जहां पाचन का कार्य होगा, यानी जो पाचन का कार्य करेगा वही तंत्र क्या कहलाएगा? मानव पाचन तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मानव पाचन तंत्र कहलाएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में पाचन का जो कार्य है उसमें जो अंग उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाता है, अपना कोई भी कार्य करता है, कोई योगदान देता है, उन्हीं सभी अंगों के समूह को ही हम मानव पाचन तंत्र में इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब शरीर में पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों का समूह ही मानव पाचन तंत्र कहलाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब अगली बात को आप समझिए, बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, आपको सारी बात समझाएंगे। तो मानव पाचन तंत्र में प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, अपन इस बात को समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहां लिखूं, सबसे पहला जो है उसे हम कहेंगे मुख। दूसरे नंबर पे हम किसे कहेंगे? मुख गुहा। तीसरे नंबर पे हम किसे कहेंगे? आपकी ग्रसनी। चौथे नंबर पे हम किसे रखें? आपकी ग्रास नली। पांचवें नंबर पे मैं किसे लिखूं? आमाशय।
छठे नंबर पे हम किसे रखें? छोटी आंत, छोटी आंत। सातवें नंबर पे मैं किसे रखूं? बड़ी आंत। अंत में गुदा के रास्ते से जो पचित जो भोजन होता है या जो अपचित जो भोजन है वो गुदा के रास्ते से बाहर निकल जाता है। कुछ ग्लैंड्स भी होती है, इसमें ग्रंथियां होती हैं। तो वो अपन बात कर लें तो सबसे बड़ी तो अपनी यकृत, जिसे हम जिगर कहते हैं, ठीक है। और एक हमारी होती है अग्नाशय, अग्नाशय पेनक्रियास जिसे अपन बोलते हैं, एक अपनी ये अग्नाशय, ठीक है। इन दो के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है भैया। एक अपनी जो है जीवा भी अपन इनमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि लार ग्रंथियां होती हैं उसमें जो लार का स्त्रावण करती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ वो भी लिख देता हूं कि हमारी लार ग्रंथि। देखिए अब ऐसे पढ़ेंगे हम, इसको सिस्टम से पढ़ेंगे, बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। अब इन सारों को समझने से पहले मैं एक बार आपको इसका वर्चुअल टूल कर समझिए। वर्चुअल टूल का मतलब ये होता है कि आपको मैं ये सारे के सारे अंग मेरे यहां दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारे शरीर में ये काम करते हैं। आइए मैं आपको देखिए, मुख सभी जानते हैं। सबसे पहला इसने जो पाठ लिखा है, सबसे पहला यहाँ जो नाम लिखा है मुख, सभी जानते हैं, सबका मुख है। जहां इस मुख से अपन भोजन ग्रहण करते हैं इसे ही मुख कहा जाता है। दूसरा इसने बोला मुख गुहा, यानी गुहा शब्द बायोलॉजी में जहां भी कहीं आता है, समझ लीजिए किसी एक खाली स्थान का जिक्र हो रहा है, यानी किसी एक अंग के बीच का या किसी दो अंगों के बीच के खाली स्थान का जिक्र हो रहा है। चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं। जैसे मुख गुहा, यानी हमारा मुख है, इस मुख के अंदर का जो हिस्सा है ना, इसे अपन क्या बोलेंगे? मुख गुहा, जिसमें जीवा है, तालु है, जिसके अंदर जो है अपने दांत है, ये सब चीज किसमें शामिल है? ये सब मुख गुहा में शामिल है। इसके बाद वो कहता है ग्रसनी। ये जो पार्ट है ना, गले वाला जो पार्ट है, गले वाला, यहां से आपके ऊपर जो जीवा जहां खत्म होती है, वहां से आपके नसाछिद्र अंदर की तरफ जा करके जहां से स्टार्ट होते हैं, अंदर से जहां स्टार्ट होते हैं वहां से, और आपके जो कंठ होते हैं जहां श्वास नली स्टार्ट होती है, और जहां आपकी ग्रास नली फूड पाइप स्टार्ट होती है, उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? ग्रास नली बोलेंगे, सॉरी ग्रसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रसनी। अब ये जो ग्रसनी है, जो ग्रसनी का पार्ट सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद में यहां से नीचे जो फूड पाइप होती है, ये फूड पाइप, ये जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। याद नहीं करना है, समझना है। ग्रास नली, ग्रास प्लस नली, यानी ग्रास की नली। ग्रास की नली बोलेंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा? ग्रास, भोजन का ग्रास, और उसको ले जाने वाली नली, ग्रास नली। याद करने की जरूरत ही नहीं है सब। उसके बाद वो कहता है आमाशय। देखिए आप मेरे यहां देखिए, ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप, ये यहां तक आ गई। जैसे ये फूड पाइप यहां आए, यहां पे यहां एक हिस्सा होता है, इसमें एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना। ये जो थैलीनुमा संरचना होती है, प्यारे विद्यार्थियों, इसे क्या कहते हैं? आमाशय। याद रखना, मैं भी ऊपर से आके मैं भी लेफ्ट की तरफ गया, यानी मैं ऊपर से यहां आया, आकर के मैं यहां कहां चला गया? लेफ्ट की तरफ चला गया। तो इधर क्या होती है? आपका आमाशय होता है। इस आमाशय के जस्ट नीचे यूं उल्टे सी आकार की यूं होती है, ये इस तरीके की संरचना होती है, और ये जो संरचना होती है अग्नाशय कहलाती है। जो मैंने यहाँ लिखी है ना अग्नाशय, ये अग्नाशय यहाँ होती है। और इसके बाद में कौन शुरू हो जाती है? हमारी छोटी आंत। और छोटी आंत जैसे ही खत्म होती है और वहां शुरू हो जाती है बड़ी आंत। बड़ी आंत पूरे पेट के ऊपर से घूम के आती है और गुदा के रास्ते में जाकर के जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब देखिए मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ। यहां से देखिए आप, तो मान लीजिए कि देखिए ये तो आपके नासाछिद्र से आने वाला रास्ता है, ठीक है, और ये आपके मुख से आने वाला रास्ता है। इस तरीके से आ गया ये। अब यहां पे आपका एक तो होता है, एक तो आपके यहां श्वास नली होती है,
जो समास को ले जाने का काम करती है। और एक यहाँ होता है अपना अपनी फूड पाइप, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ये इसके ऊपर यूं यूं हमारा जो एपिग्लोटिस है वो यूं आ जाता है और यूं इसको ढक लेता है। ढकने के बाद ये भोजन जो है वो इधर की तरफ इसमें जाकर के गिर जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से ये इसमें एक संरचना होती है। फर्दर बाद में बताऊंगा इसके बाद। इसके बाद अब ये आप नीचे सिर्फ दो को ही जाने दीजिए, ये समझिए आ गई। ये आपकी ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद अब ये जो आपकी ग्रास नली है इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है। देखिए भैया, कुछ इस तरीके की संरचना होगी। अब इसके बाद में ये जो आपकी घूम करके आ रही है ना, ये जो घूम करके आ रही है, ये है आपकी कौन, छोटी आंत। ठीक है, इसको मैं एक साथ कर देता हूं, आप ध्यान रखना। कुछ इस तरीके से घुमाता हूं मैं इसको। देखिए, यही कौन है, यही हमारी छोटी आंत। ठीक है, अब ये जो छोटी आंत है ना, ये यहां आकर के खत्म हो गई। ठीक है, याद रखना, यहां से ये छोटी आंत खत्म हो गई और छोटी आंत के बाद ये जो स्टार्ट हुई, ये यहां बड़ी आंत स्टार्ट हुई। छोटा सा एक हिस्सा यूं करके यूं निकला रहता है। ठीक है, अब ये आपकी कौन शुरू हो गई, ये बड़ी आंत शुरू हो गई, जो इस तरीके से आती है और यूं करके ये गुदा के रास्ते से बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये इस तरीके से ये एनस जिसको अपन बोलते हैं, गुदा के रास्ते से बाहर निकल। अब इसमें इधर की साइड देखिए, इधर से, तो इधर इसमें यूं करके एक संरचना होती है, यूं करके, और ये इसमें आपकी ये नलिका होती है। और ये आपकी यकृत नलिका, या सॉरी, यकृत जो नलिका है यहां आकर के, यहां आकर के देखिए। अब समझिए इस बात को ध्यान से। अब ये हमारा है यकृत। तो देखिए, आपको बिल्कुल कुछ भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये सबसे पहले तो कहां से आया, नाकों से। इसे तो हम क्या बोलेंगे, ये आपके नाकों से आने वाला जो है वो द्वार है। ठीक है, जो नासाछिद्र से आए हैं, ये आपके मुख से आने वाला रास्ता है। ठीक है, ये आपके कंठ वाला जो संयुक्त क्षेत्र होता है वो होता है। तो मैं यहाँ लिख दूं, आपको बता दूं, देखिए ये तो मुख है, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूं मुख हो गया। अब ये मुख के अंदर का जो हिस्सा है ना, इस मुख के हिस्से को क्या बोलेंगे हम, मुख गुहा, मुख गुहा। इसके बाद में देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बीच वाला हिस्सा, इस बीच वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपकी है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या है, अमाशय है। ठीक है, स्टोमक जिसको बोलते हैं। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ये आपका क्या है, अग्नाशय है। इसके बाद ये वाला जो आपका है इसके क्या बोलते हैं, यकृत, जिसे हम जिगर बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ये जो आपको इस तरीके से लटका हुआ दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं। ये है आपकी पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहां से देखिए, ध्यान से समझना, ये मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूं, डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है, जो अमाशय से बिल्कुल बाहर की तरफ जो भोजन निकला है, अमाशय से बाहर जो निकला है, ठीक है, यानी इधर भी इस तरीके से थोड़ा ये क्लोज टाइप ही होता है। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहां लगाई है, इन डॉटेड लाइन का बाद का जो हिस्सा है ना, ये वाला छोटी आंत में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, तो ये वाली क्या है, ये छोटी आंत है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत। उसके बाद ये यहां पे खत्म हो गई, ये आपकी छोटी आंत जो है वो मैंने डॉटेड लाइन कर दी, यहां खत्म हो गई। यहां कौन शुरू हुआ, ये आपकी बड़ी आंत शुरू हुई। तो ये मैंने यहां लिख दिया कि साहब ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लास्ट में खत्म हो गई, लास्ट में इसे गुदा बोलते हैं।
इन गुदा से ऊपर यहां मैं यूं लगा देता हूं राउंड में, ये आपकी गुदा संकुचन पेशियां होती हैं, गुदा संकुचन पेशी। ठीक, अब देखिए, अब इसको समझिए, यानी ये डायग्राम अगर आपने अपने दिमाग के अंदर फिट कर लिया तो आपको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, उसके बाद पूरा सिस्टम आपके खुद ही समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता फिक्र करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो एक बार आप डायग्राम को देख लीजिए और डायग्राम को देख करके आप इसको अपनी कॉपी में एक बार उतार लीजिए। ठीक है, डायग्राम बनाना सीख लें, आपको 100% आ जाएगा। एक एक बात में बताऊंगा, एक एक बात आपको समझा दूंगा। तो आप एक बार डायग्राम उतार लें सारा का सारा, जैसा मैंने यहाँ बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप डायग्राम बनाएं, उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूं। ये डायग्राम आपने देख लिया, उतार लिया, अब हम शुरू करते हैं, एक एक अंक को पढ़ेंगे, सारे आपको डिटेल से समझाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा आपको। यहाँ से शुरू करेंगे हम एक एक अंक को। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बस निगाह में रखना, मैं जैसे से बताऊं आपके दिमाग में ये डायग्राम रखना, बस डायग्राम दिमाग में रखना, सारी बातें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से समझाना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ है मुख। ठीक है, तो मुख को समझते हैं, डायग्राम में मिटा देता हूँ। ये छोटे छोटे जो डायग्राम होंगे प्रत्येक पार्ट के, प्रत्येक अंक के, वो मैं आपको बताता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी कॉपी में इसको सामने रखना। देखिए भैया, सबसे पहले है मुख। ये मुख जो है, इस मुख के संदर्भ में कंपटीशन एग्जाम में कोई खास प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और इसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी नगण्य रहती है, क्योंकि मुख जो है, ये मुख सिर्फ किसे कहते हैं। देखिए, दो चलनशील होठ, आपका ऊपर वाला होठ है और नीचे वाला, ये चलनशील होते हैं, चलनशील, यानी ये दोनों क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो दो चलनशील होठों से घिरी हुई, ये दो चलनशील होठों से घिरी हुई जो संरचना है, जो पेशीय संरचना है, दो चलनशील होठों की जो पेशीय संरचना है, यही क्या कहलाती है, मुख कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि दो चलनशील होठों से, मैं लिख रहा हूं कि दो चलनशील होठों से घिरी संरचना ही क्या कहलाती है, मुख कहलाती है। लेकिन ये है कैसी, दरार के समान। कैसी है, दरार के समान। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि दो चलनशील होठों से घिरी हुई दरार के समान संरचना, देखिए दरार के समान संरचना ही क्या कहलाती है, होठ कहलाती है। दो चलनशील होठ हैं और इन दो चलनशील होठों से घिरी हुई जो दरार के समान जो संरचना होती है, यही संरचना क्या कहलाती है, आपकी होठ, आपकी क्या कहलाती है, मुख कहलाती है। तो ये बात आपको याद रखनी। अब इसके साथ एक शब्द और जुड़ा, गुहा। मैंने आपको पहले बोला था कि मुख गुहा, मुख गुहा। मैंने बोला कि जहां भी गुहा शब्द आ जाए वहां समझ लो, गुहा शब्द आ गया वहां समझ लो, उसके किसी खाली स्थान की बात करेगा। ठीक है, ये खास सी पहचान है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं इस बात के पीछे, लेकिन ये एक पहचान है, जुगाड़ है इसका, कि मुख गुहा। इसका मतलब मुख की कोई खाली जगह है जिसका जिक्र वो कर रहा है। तो मुख जैसे खोलेंगे तो मुख के अंदर जो खाली स्थान है, जिसमें कौन कौन है, आपका तालू है, ठीक है, और इसमें क्या है, आपके दांत है, जिह्वा है आपकी, ठीक है। ये जो भाग है ये किसमें शामिल होते हैं, मुख गुहा में। यानी कि मुख गुहा में कौन कौन से अंग मैंने आपको बताया, तालु, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दांत, फिर मैंने आपको क्या बताया, जिह्वा। आप जबड़ा बोल देंगे तो जबड़े के अंदर ही दांत धसे होते हैं, तो हम वो मान लेंगे। तो ये कुल मिला के मुख गुहा में आपका तालु है, दांत है, जबड़ा है, आपकी जिह्वा है, ये जो अंग होते हैं किसमें शामिल होते हैं भैया, आपके मुख गुहा में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ मुख गुहा में हम सबसे इंपॉर्टेंट जिह्वा जो है, तो सेंसिटिविटी ऑर्गन्स आएंगे अपने, जो सेंस ऑर्गन्स आएंगे, जिसे हम संवेद ग्राही अंग बोलेंगे, वहां हम पढ़ेंगे। तो जिह्वा को तो वहां पढ़ लेंगे, और बाकी हम कहाँ पढ़ते हैं, अभी बाकी अभी यहीं पढ़ते हैं। तो दांत अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, सारे दांतों को समझेंगे कि क्या होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ना, वो मुख गुहा में प्रश्न ही वो किससे पूछता है, आपके दांत से पूछता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा, अब मुख गुहा से पहले अगर हम जाए मुख में, यानी मुख गुहा के अंदर है, तो इसमें कौन है, आपकी जिह्वा, और जिह्वा से क्या होती है, लाल ग्रंथें निकलती हैं। तो एक प्रश्न बहुत बार पूछा है, एसएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछा है कि यूं बताइए कि आपके मुख में सबसे पहले भोजन के किस चीज का पाचन मुख में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, एक प्रश्न पूछता है कि बताइए आपके मुख में भोजन के किसका पाचन आपके मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है
इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल याद रखना है, इसमें बिल्कुल कोई चिंता फिक्र करने वाली बात नहीं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसको आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि आपके मुख में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है टाइलिन और दूसरा जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं हम लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम, ये दो प्रकार के एंजाइम होते हैं भैया, ठीक है। ये आपको है याद रखना। तो याद रखिए कि ये जो टाइलिन एंजाइम है ये तो किसका पाचन करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइसोजाइम जो है, ये लाइसोजाइम आपके भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आपके भोजन के साथ कहां गए हैं, आपके शरीर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अभी आपने मुख में ले लिए, तो ये उन सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, उन्हें नष्ट करने का काम करता है। देखिए ये जो टाइलिन है आपका, ये टाइलिन तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन और ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का। तो ये दोनों प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि बताइए आपके मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो आप बता देंगे साहब टाइलिन करता है। आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए आपके मुख में जो सूक्ष्म जीव जो भोजन के साथ प्रवेश कर रहे हैं उन्हें वही मारने का कार्य कौन करता है, तो क्या बताएंगे कि लाइसोजाइम एंजाइम करता है। याद करने का एक जुगाड़ है, जैसे देखिए TAYL, हम ऐसे मान लें कि ये क्या हो गया, टाइलिन। क्या हो गया भाई, टाइलिन। तो आपके T से तो क्या बन गया, टाइलिन, और आपके L से क्या बन गया, लाइसोजाइम। तो इस तरीके से आप इसका जुगाड़ बना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से मानव शरीर के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां सर्पों में विष ग्रंथियां होती हैं। यह प्रश्न एक बार पूछा गया था, एक एग्जाम में प्रश्न पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। कई बार ऐसे इस तरीके के आप पूछेंगे साहब बेतु का सवाल है, ऐसे सवाल कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा में कि बताइए सर्पों की विष ग्रंथियां मानव शरीर की कौन सी ग्रंथियों का रूपांतरित रूप होती हैं। यह प्रश्न पूछा गया इस लैंग्वेज में। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर की जो लार ग्रंथियां होती हैं वही सर्पों में विष ग्रंथियां कहलाती हैं। तो आपको इस बात को बिल्कुल आसानी से याद रखना, कोई चिंता फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसके संदर्भ में, दांतों के संदर्भ में बात करेंगे, दांतों को समझेंगे। आइए हम सबसे पहले दांतों की बात करते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.